अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 और उसके अंदर लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करना है। हमने 3 डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया था, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आज जो हमने डिस्कस करना है वो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हमने देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि एसिड और बेस जब भी आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऐसे ही होता है कि क्या होता है, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो क्या कहते हैं कि एसिड प्लस बेस जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, पानी और साल्ट बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, जब एसिड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, हमने पीछे 10th क्लास के अंदर एसिड बेस के नज़रिए काफ़ी सारे पढ़े थे। तो उसके अंदर से एक नज़रिया जो था वो ये था कि अगर पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, आर्हीनियस का जो नज़रिया था वो क्या था कि अगर पानी के अंदर एसिड को डिजॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देता है और बेस को डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्सल आयन देता है। ठीक है जी। क्या होता है कि अगर एसिड को डिजॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, और जो बेस है वो क्या देता है, हाइड्रोक्सल आयन देता है। जब एसिड जो है वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, और बेस जो है वो क्या देता है, हाइड्रोक्सल आयन। अगर हम दोनों चीजों को एक ही सॉल्यूशन के अंदर डाल दें तो क्या होगा कि एसिड जो क्या दे रहा होगा, हाइड्रोजन आयन, और बेस क्या दे रहा होगा, हाइड्रोक्सल आयन। तो एसिड से हाइड्रोजन और बेस से जो हाइड्रोक्सल आयन है ये आपस में मिल जाते हैं और ये क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। ठीक है जी, ये क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। और जब वाटर बनता है तो इस सूरत में क्या होता है, जब आयंस जो है वो क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो हीट है वो रिलीज होती है, और जो हीट रिलीज होती है डेल्टा एच वो कितनी होती है, 57.4 किलो जूल पर मोल होती है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम यूज करें। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये होता है कि मतलब जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब अगर उसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये है कि वो जब पानी के अंदर डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, मतलब आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, पीछे कोई एसिड बचेगा नहीं अगर हम डालेंगे पानी के अंदर। तो जब ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो सारे का सारा क्या बना देगा, हाइड्रोजन आयन बना देगा, और यहां पर क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्सल आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सल आयन क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे जैसे कि, और उससे जो है हीट जो है वो रिलीज होगी और उसे हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। तो इसकी हम अगर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एसिड जो है हमने ले लिया HCl और बेस ले लिया है NaOH। अब इसको जब डालते हैं तो क्या होता है, इससे जो डेल्टा एच रिलीज होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 57.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, डेफिनेशन बनानी है कि एसिड से हाइड्रोजन आयन और बेस से हाइड्रोक्सल आयन जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और उसके नतीजे में जो हीट इवॉल्व होती है उसे हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। और साथ में फिर आपने एग्जांपल दे देनी है कि फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमने लिया HCl और स्ट्रॉन्ग बेस जो है NaOH लिया है। जब इनको दोनों को एक ही सोल्यूशन के अंदर डालते हैं पानी के अंदर तो फिर क्या होता है कि डेल्टा एच जो है वो कितने निकलती है, -57.4 जो है किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो ऑलमोस्ट इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जब इसको और इसको दोनों को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो हमने पीछे जो आर्हीनियस का नजरिया पढ़ा था वही दोहराते हैं कि जब HCl को डालते हैं तो जब HCl को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और प्लस क्लोराइड आयन बनते हैं, और जब NaOH को डालेंगे तो क्या होगा, वाटर के अंदर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये सारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अब आ गए हैं। एक्वस सॉल्यूशन का आपको पहले भी पता होगा, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा
कि पानी के अंदर किसी भी चीज का जब सोल्यूशन बन जाता है, जैसे चीनी को अगर पानी के अंदर ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, चीनी का पानी के अंदर जो सोल्यूशन होगा चीनी का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। तो पानी के अंदर किसी भी चीज का अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं और वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो फिर उसको हम क्या कह देंगे, एक्वस सोल्यूशन कह देंगे। ठीक है जी, तो ये एक्वस सोल्यूशन बन गया है। तो अगर हम दोनों को इकट्ठा डालेंगे तो क्या होगा, मतलब ये जो आयंस है ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये सारे अगर एक्वस स्टेट के अंदर होंगे तो क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। तो जब ये सारे एक्वस स्टेट के अंदर होंगे तो होता क्या है बेसिकली, अब ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, जब वाटर होता है तो उसमें ये आयंस की सूरत में ही होते हैं, ये आपस में नहीं मिलते। ठीक है जी, तो ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जो है मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वैसे के वैसे रहेगा एक्वस स्टेट के अंदर। ठीक है जी, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब ये जो रिएक्शन है, अब यहां पर हुआ क्या है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम की सेम है, मतलब Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव वैसे का वैसे आ गया। हुआ क्या है, सिंपल कि H पॉजिटिव जो है OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना दिया है, वाटर बना दिया है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो आपस में मिलकर क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। और उसके केस में अब यहां पर जो डेल्टा H होती है वो कितनी होती है, -57.4। तो असल जो रिएक्शन हुआ है वो यही रिएक्शन हुआ है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वाटर की जो फॉर्मेशन है आयंस की सूरत में, तो उससे जो हीट रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है कि एसिड और बेस जो है जब हम आपस में मिलाते हैं तो एसिड से हाइड्रोजन और बेस से हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। और जो पानी बना रहे हैं तो उस केस में हीट जो है वो इवॉल्व होती है, और उसे हम हीट जो इवॉल्व हो रही है उसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आपने एक एग्जांपल दे देनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो जैसे कि NaOH ले लिया। तो जब उनको आपस में हम आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है कि कितनी हीट जो है वो रिलीज होती है, -57.4 जो किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है तो सारे का सारा हाइड्रोजन आयन बन जाएगी और हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा, जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग को लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग को लेंगे तो क्या होगा, इस तरह के आयंस बन जाएंगे। अगर हम दोनों को इकट्ठा डाल रहे हैं तो इस तरह के आयंस हो गए, मतलब H पॉजिटिव यहां से एसिड से Cl नेगेटिव आ गया, और बेस से क्या होगा कि यहां पर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये सारी चीजें आ गई है। अब जब रिएक्शन होता है, कैरी आउट होता है, तो होता क्या है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो वैसे के वैसे आयंस रहेंगे, और H पॉजिटिव जो है OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देता है, H2O, और जिसके केस में ये हीट रिलीज होती है। तो अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो वैसे का वैसे ही है। तो हुआ क्या है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर वाटर बना रहे हैं, बस यही चेंज आ रहा है जिसकी वजह से जो हीट है वो रिलीज हो रही है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस मतलब आयंस जो है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, उनसे जो वाटर बनता है तो उस केस में जो हीट रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है इंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम देखते हैं। अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन बेसिकली ये होता है कि कोई भी एक मोल हमने कोई भी सब्सटेंस ले लेना है। ठीक है जी, क्या हमने लेना है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो हमने कितना लेना है, 1 मोल। जैसे हम वुड भी ले सकते हैं तो उसका हमने क्या लेना है, 1 मोल लेना है। तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले लेना है, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होना चाहिए, और उसको हमने क्या करना है, कंप्लीटली बर्न करना है। क्या करना है, कंप्लीटली बर्न, उसको जलाना है पूरी तरीके से। जब हम पूरी तरीके से उसको जला देंगे, अब पूरी तरीके से कैसे जला सकते हैं, वो डेफिनेटली इन एक्सेस ऑक्सीजन में जला सकते हैं। इन एक्सेस ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो कोई भी सब्सटेंस होगा वो सही तरीके से नहीं जलेगा। तो 1 मोल किसी भी चीज का हमने लेना है और उसको हम कंप्लीटली बर्न कर देंगे इन एक्सेस ऑक्सीजन में, तो उससे जो हीट इवॉल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात कि 1 मोल सब्सटेंस जो है उसको हम कंप्लीटली बर्न करें, उसको कंप्लीटली जलाएं, किस चीज की सूरत में,
इन एक्सेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने ज्यादा मिकदार के अंदर देनी है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो हीट रिलीज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन है उसने जो बना रखा है, जो आपकी बुक के अंदर है वो मैं नहीं लिखूंगा, ये वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लिख लेते हैं CH4। अब CH4 जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है जी, और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, और साथ में जो डेल्टा H होती है वो कितनी होती है, -890 किलो जूल पर मोल। 890 या 891 कितने भी कर सकते हैं, ठीक है जी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, तो 891 ही कर लेते हैं, जो मेन आपके सेकंड ईयर की बुक के अंदर लिख रखी है 891 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। तो मतलब एक मीथेन, ये CH4 क्या होता है, मीथेन, तो मीथेन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एक्सेस क्वांटिटी के अंदर जब हम क्या करते हैं, इसको जलाते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल बनते हैं, और साथ में जो डेल्टा H जो इवॉल्व होती है वो कितनी होती है, 891 किलो जूल पर मोल जो है वो रिलीज होती है। तो अब इस एनर्जी को जो कि इवॉल्व हो रही है एक मोल बर्न करने की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे मीथेन गैस का, ठीक है जी। इंथैल्पी ऑफ कंबशन किस चीज की होगी, मीथेन गैस की होगी, ये 891 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लास्ट रह गया इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूट जो है, कोई भी सब्सटेंस है, वो हमने क्या करना है, डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है जी, हमने क्या करना है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है किसी भी सॉल्यूट को या किसी भी सब्सटेंस को। जैसे फॉर एग्जांपल चीनी है, तो उसको हमने क्या करना है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। तो हमने करना क्या है बेसिकली कि मतलब चीनी को पानी के अंदर डाल के, और फिर पानी हम डालते जाएंगे, तो हम डाइल्यूट करते जाएंगे उसको, ठीक है जी। हमने क्या करना है, सब्सटेंस को 1 मोल सब्सटेंस लेना है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि 1 मोल हमने सब्सटेंस लेना है, और उस सब्सटेंस को क्या करना है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है। और डिसॉल्व कब तक करना है कि जब हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी चीज को, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी अमोनियम क्लोराइड की, कि अमोनियम क्लोराइड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो अमोनियम और क्लोराइड के आयंस बन जाते हैं, ऐसे ही है। हमने पीछे जो एग्जांपल पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि जब NH4 जो Cl है, तो उसको जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं H2O के अंदर, तो NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है जी। और इस केस में जो है डेल्टा H जो होती है वो कितनी होती है, पॉजिटिव 16.4 या 1 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है जी। अब यहां पर जो है हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हीट के अंदर चेंज आ रहा है। तो हमने करना क्या है बेसिकली कि 1 मोल हमने सब्सटेंस लेना है, जैसे कि NH4Cl कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, तो उसको हमने क्या करना है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है, और सॉल्वेंट को इतना डिसॉल्व करते जाना है, उसको डाइल्यूट करते जाना है, मतलब सॉल्वेंट को ऐड करते जाना है, उस वक्त तक ऐड करते जाना है सॉल्वेंट को जब तक कि उसके अंदर कोई हीट मतलब चेंज ना आए, ठीक है जी। और जो हीट चेंज उसके अंदर आया है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और वो क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक एग्जांपल तो यही हो जाएगी कि NH4Cl को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इसमें डेल्टा H जो है वो कितना होता है, +16.4 होता है। एक और एग्जांपल जो है सोडियम कार्बोनेट की हम दे सकते हैं, ठीक है जी। अब सोडियम कार्बोनेट जो है 2Na पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव 2, तो इस केस में जो डेल्टा H होती है वो कितनी होती है, -25 किलो जूल पर मोल होती है ऑलमोस्ट। तो अब इसके अंदर माइनस में है और इसके अंदर प्लस में है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन का हमने पहले भी कहा था कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो सिस्टम के टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम से ही एनर्जी को ले रहे होते हैं, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पर एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा कि सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट का टेम्परेचर यानी वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर जो सॉल्वेंट है या जो वाटर है उसको ये क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो जब अमोनियम क्लोराइड को पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या करेगा, कूलिंग काज करेगा, और जब इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा, हीट को इवॉल्व करेगा सिस्टम के अंदर, तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो है हीटिंग काज करता है और ये क्या करता है, कूलिंग काज करता है, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे।
क्लियर है? किस चीज के अंदर? वाटर के अंदर। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है कि एक मोल सब्सटेंस हमने लेना है और उसको कंप्लीटली जला देना है, और किस फॉर्म के अंदर? इन एक्सेस ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन जो है वाफिर मिकदार के अंदर लेनी है, लिमिटेड ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो उसके अंदर जो हीट इवॉल्व होगी उसे हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। जैसे कि मीथेन को हमने एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर जलाया है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया है, और साथ में जो है डेल्टा एच जो है वो कितना निकलता है? -891 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे, एक मोल उसके मीथेन की। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है कि एक मोल सब्सटेंस लेना है और उसको सॉल्वेंट के अंदर से डाइल्यूट करते जाना है, मतलब डिसॉल्व करना है, और फिर डाइल्यूट करते जाएंगे और उस वक्त तक करेंगे जब तक के उसके अंदर हीट का जो चेंज है वो आना बंद ना हो जाए। ठीक है जी। और जितना हीट का चेंज आएगा टोटल वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को जो पानी के अंदर हल करते हैं और एंड तक हल करते रहते हैं, तो लास्ट में जो डेल्टा एच आता है वो कितना आता है? +16.41। तो इसे हम क्या कहेंगे? अमोनियम क्लोराइड का इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर सोडियम कार्बोनेट की देखें तो कितना होता है? -25.5 या 6 होता है तो किलो जूल पर मोल। तो ये सोडियम कार्बोनेट की क्या होगी? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। तो अगर एंडोथर्मिक है तो ये सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम कर रहे होंगे, क्योंकि सिस्टम से ही ये क्या ले रहे होंगे? हीट ले रहे होंगे। तो सिस्टम का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो मतलब सॉल्वेंट का, मतलब वाटर का टेम्परेचर कम हो रहा है। जब वाटर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो मतलब ये वाटर को कूलिंग काज करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये वाले सोल्यूशन। और अगर हम सोडियम कार्बोनेट की कहेंगे तो ये एक्सोथर्मिक है, तो ये जो टेम्परेचर है किसको देंगे? सिस्टम को ही देंगे। तो सिस्टम का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वाटर के अंदर ये क्या करेंगे? हीटिंग काज करेंगे। ये वाले कूलिंग काज कर रहे हैं और ये वाले हीटिंग काज कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास क्या चीज कि इंथैल्पी ऑफ, हमने सारी चीजें देख ली, रिएक्शन, फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि इंथैल्पी को हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड है हमारे पास जिससे हम मालूम कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है। तो उन चीज़ों से हम क्या करेंगे? इंथैल्पी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली उसके अंदर जो डेल्टा एच जो होगा वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? दोनों मेथड्स जो होंगे, ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि डेल्टा एच के अंदर यानी इंथैल्पी के अंदर, हीट कंटेंट के अंदर हम चेंज लेके आएंगे और फिर हम मालूम करेंगे डेल्टा एच। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।